देश के अंदर किसानों का आंदोलन फिर से स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में कई लोगों के मन में काफ़ी तरीके के सवाल होंगे। आखिर में इनकी डिमांड्स इस बार क्या हैं और सरकार इन डिमांड्स को पूरा क्यों नहीं कर देती? क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सरकार को इनकी डिमांड्स को पूरा करने में और इनकी डिमांड्स किस हद तक जायज़ हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। इस बार का जो प्रोटेस्ट है वो पिछली बार से थोड़ा अलग है। पिछली बार जब किसानों ने प्रोटेस्ट किया था तो उनकी डिमांड्स थी कि गवर्नमेंट द्वारा जो 3 फार्म लॉज लाए गए हैं उनको हटा दिया जाए और उसमें वो सक्सेस भी हुए थे और 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने उन 3 लॉज को वापस ले लिया था। लेकिन इस बार किसानों की डिमांड्स कुछ और हैं और उनकी डिमांड्स की एक पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट में उनकी टोटल 12 डिमांड्स हैं। अब वो सारी डिमांड्स कितनी जायज़ हैं, कितनी पूरी कर सकती है सरकार या कितनी नहीं कर सकती, इसके बारे में हम बात करते हैं। उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट की जो डिमांड है वो है कि सरकार को एमएसपी की गारंटी के रिगार्डिंग एक लॉ बना देना चाहिए जिससे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिल सके। अब इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएसपी आखिर है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे आई, आज के टाइम पे इसका कितना रिलेवेंस है और ये जो डिमांड किसान सरकार से कर रहे हैं सही है भी या नहीं। तो एमएसपी एक अनाउंसमेंट होती है जो सरकार हर साल 2 बार करती है। जब भी किसान अपने खेतों में बीज बो रहा होता है तो उससे पहले सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है कि इतना मिनिमम प्राइस है, इस प्राइस पे सरकार किसानों के द्वारा जो भी उगाई हुई फसल है उसको खरीदेगी और अनलिमिटेड अमाउंट में खरीदेगी। इस पे कोई भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जितना भी किसान उनको देंगे सरकार को खरीदना पड़ेगा और ये एमएसपी टोटल 22 क्रॉप्स के लिए दी जाती है। अब चलते हैं इसके बैकग्राउंड में। 1960s में जब इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस टाइम पे हमने वॉर लड़ी चाइना के साथ और उस टाइम इंडिया के अंदर फूड क्राइसिस चल रहे थे। फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा था। उस समय अमेरिका ने भी हमें फूड देने से मना कर दिया था। ऐसे में सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो उन्हीं सारे स्टेप्स में से एक स्टेप था एमएसपी। तो सरकार उस टाइम पे एमएसपी लाई कि जिससे किसान एश्योर हो जाए कि अगर उसकी फसल कोई और नहीं खरीदेगा तो सरकार तो खरीदेगी। तो जिसकी वजह से किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए मोटिवेट हुए और उन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की और फिर इसका इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ती गई और ग्रीन रेवोल्यूशन आई। और उस टाइम जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था और आज का टाइम जब हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, तो तब से एमएसपी चली आ रही है और ये सरकार ने उस टाइम पे अनाउंस की थी, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं बनाया था। तो सरकार ने उस टाइम पे जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब एमएसपी को अनाउंस किया, बट उसके बाद से आज तक एमएसपी को सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इस एमएसपी के ऊपर कोई लॉ ना होने की वजह से किसानों को ये डर है कि कहीं सरकार आने वाले टाइम के अंदर इस एमएसपी को ना अनाउंस करे, तब हम क्या करेंगे। तो एमएसपी की गारंटी के लिए किसान चाहते हैं सरकार इसके ऊपर एक लॉ बनाए जिसकी वजह से उन्हें गारंटी मिल जाए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। अब जान लेते हैं कि सरकार जो फसलें एमएसपी से खरीदती है उनका बाद में करती क्या है। तो सरकार उन अनाज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गरीबों को बहुत सब्सिडाइज रेट पे वो अनाज डिस्ट्रीब्यूट करती है और साथ ही अपने स्टॉक में रखती है कि कल को कोई इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन हो जिस टाइम पे फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और क्राइसिस हो तो उस टाइम वो वहाँ से फूड ले सके। और साथ में जब कभी मार्केट के अंदर फूड के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिले तब वो सप्लाई को बढ़ा के उस प्राइस को कंट्रोल कर सके। लेकिन जानते हैं कि सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं दे रही, क्या रीज़न है इसके पीछे की। सरकार का ये कहना है कि एमएसपी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में फार्मर्स को फायदा देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है जो किसानों को भी झेलने पड़ेंगे और देश की जनता को भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन सरकार का इस पे ये कहना है कि अगर उनकी ये डिमांड मान ली जाए और उसके अंदर सारी क्रॉप्स जो भी किसान उगाएगा उनको इंक्लूड किया जाए तो इसकी वजह से सरकार को हर साल 10 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जो कि बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे। इस साल के बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर सरकार 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा देश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो रोजगार देता है और देश की डेवलपमेंट करता है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि एमएसपी की वजह से जो सरकार को लॉस होगा वो ऑलमोस्ट इसके इक्वल है। और साथ ही इस साल का बजट 45 लाख करोड़ रुपए है और एमएसपी की वजह से जो सरकार को हर साल लॉस होगा वो 10 लाख करोड़ का होगा, जो कि ऑलमोस्ट पूरे बजट का 22% है। तो इस तरीके से देखें तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है कि पूरे बजट का 22% हिस्सा सिर्फ आप एमएसपी पे दे दो। किसानों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार को दूसरे सेक्टर के ऊपर खर्चा कम करना पड़ेगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस, जिसकी वजह से देश बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। और साथ ही टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से देश में रहने वाले लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। और दूसरा एमएसपी को लीगल ना करने का रीज़न है कि अगर इसे लीगल कर दिया तो प्राइवेट प्लेयर्स इस फील्ड से बाहर हो जाएंगे। जब गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करेगी तो वो किसी भी प्राइवेट प्लेयर को फोर्स नहीं कर सकती कि आप किसानों से इस रेट पे खरीदो। वो तो प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा ये देखेंगे कि कहाँ से उनको सस्ता मिल रहा है और कहाँ से अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो प्राइवेट प्लेयर किसी भी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले
जब हम इंटरनेट यूज़ करते थे तो 1 GB डेटा के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो जियो के इसके अंदर आने से इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम हुई है कि आज हम इजीली दिन का 1 GB नेट यूज़ कर लेते हैं और कम रेट पे। तो ये फ़ायदा होता है प्राइवेट प्लेयर्स का। प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है लोगों को कि उनको बेस्ट चॉइसेस बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, जो डोमेस्टिक प्राइस या इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से ज़्यादा होता है। तो कोई भी प्राइवेट एंटिटी उसे नहीं खरीदेगी और किसान अपना सारा अनाज जाके सरकार को बेच देंगे। MSP को लीगल ना करने का तीसरा रीज़न, अगर सरकार MSP का प्राइस हाई कर देती है तो उससे देश के अंदर फूड इन्फ्लेशन होगा और फिर से उसकी वजह से देश के आम नागरिक इससे सफ़र करेंगे। तीसरा रीज़न, इससे इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार MSP अनाउंस कर रही है और वो MSP इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से ज़्यादा है। तो फिर किसान अपना अनाज एक्सपोर्ट ना करके बल्कि सरकार को बेचेंगे और देश का एक्सपोर्ट कम होगा और दूसरी कंट्रीज भी इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को नहीं इंपोर्ट करेंगी क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से ज़्यादा महंगा है। चौथा रीज़न है कि WTO के अंदर वो कंट्रीज जो अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करती हैं वो इंडिया को MSP के लिए क्रिटिसाइज करती हैं। वो ये बताती हैं कि ये MSP पूरे वर्ल्ड के अंदर प्राइस को डिस्टॉर्ट कर देता है क्योंकि सरकार ने MSP पर किसानों से बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनाज अपने पास स्टोर कर लिया है और फिर सरकार के पास जब वो ज़्यादा हो जाता है तो सरकार बाहर दूसरे देशों में उसे सस्ते दामों पे एक्सपोर्ट कर देती है। जो अनाजों को एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है क्योंकि फिर उनके देश से कोई दूसरा देश इंपोर्ट नहीं करता। ऑब्वियस है कि वो वहीं से लेंगे जहाँ से उनको सस्ता पड़ रहा है। वो कंट्रीज भी इंडिया को क्रिटिसाइज करती है और साथ ही अगर इंडिया MSP को लीगलाइज कर देता है तो वो WTO के रूल्स के खिलाफ चले जाएगा। इसमें किसानों की एक डिमांड भी है, इंडिया को WTO से बाहर आ जाना चाहिए और जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर देने चाहिए। लेकिन ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और देश की इकोनॉमी इससे सफ़र करेगी। साथ ही MSP पर किसानों से खरीदे हुए अनाज सरकार अपने स्टॉक हाउसेज में रखती है तो उनको मेंटेन करने का भी खर्चा सरकार का बहुत ज़्यादा होता है और जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अनाज सरकार को MSP से खरीदना पड़ता है। तो उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा सरकार को अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है। सरकार के पास सिर्फ राइस और व्हीट, इन दो अनाजों को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो MSP के अंदर 22 फसलों को ना लेकर सरकार सिर्फ व्हीट और राइस पे फोकस करती है और सिर्फ व्हीट और राइस ही खरीदती है, बाकी बहुत कम खरीदती है। और इसकी वजह से जो दूसरे किसान वो व्हीट और राइस नहीं उगाते उनको इसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आज इंडिया के पास जितना स्टॉक होना चाहिए उससे दुगना स्टॉक है। स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया है कि राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम होता जा रहा है, जिसका डायरेक्ट लिंक है MSP से। MSP की वजह से किसान राइस को बहुत ज़्यादा उगाता है। देखते हैं आज के टाइम पे MSP कितना रेलेवेंस है। 2015 की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं उनमें से सिर्फ 6% फार्मर्स को MSP का फ़ायदा होता है और 94% फार्मर्स ऐसे हैं जिनको MSP से कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और ये जो 6% फार्मर्स हैं ये मोस्टली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में से हैं। तो ऐसी पॉलिसी जो इतने सालों से सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से चलती आ रही है और जिनके लिए वो पॉलिसी लाई गई थी वो उन लोगों में से सिर्फ 6% लोगों को ही फ़ायदा दे रही है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी MSP का? यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मोस्टली किसान पंजाब, हरियाणा से इस प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्व है। देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, सिर्फ गेहूं और चावल की ही खेती ना की जाए बल्कि और भी फील्ड में जाया जाए। तो अगर MSP लीगल कर दिया गया तो ये चीज़ कभी नहीं होने वाली और किसान सिर्फ चावल और गेहूँ ही उगाएंगे। साथ ही किसानों की ये भी डिमांड है कि सरकार MSP को लीगल करे स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूला के बेसिस पे। ये फॉर्मूला C2+50 है। इसका मतलब कि जितनी भी किसान की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको फसल उगाने में जितना भी पैसा लगता है उससे 50% एक्स्ट्रा MSP अनाउंस की जाए। किसानों की अगली डिमांड है कि उनका लोन माफ़ कर दिया जाए। तो मोदी गवर्नमेंट ने इन 10 सालों के अंदर किसी भी तरीके का लोन माफ़ नहीं किया है। उनकी तरफ से ये आता है कि ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है लॉन्ग टर्म में, ये सिर्फ आज के किसानों को फ़ायदा दे देगा और लोन माफ़ करने की वजह से कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ने वाली। साथ ही लोगों का एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि वो आगे भी लोन लेंगे और आगे भी फिर से यही डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से देश के अंदर बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और पूरी इकोनॉमी इससे सफ़र करेगी। अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाती है गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने काफ़ी बिजनेसमैन के लोन को माफ़ कर दिया है, बट उसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं करती। और किसानों की ये डिमांड कि 60 साल से उम्र वाले जितने भी किसान हैं उनको 10,000 पर मंथ पेंशन दी जानी चाहिए। तो ये तो किसी भी एंगल से जायज़ नहीं लगती, क्योंकि आज के टाइम पे जब सरकार बल्कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन को ख़त्म कर रही है, ऐसे में वो इनको इतना पैसा कैसे दे सकती है। अगर ये कर भी दिया जाए तो इसकी वजह से सरकार का कितना लॉस होगा और वो कितना लोन लेगी, जिसकी वजह से देश का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा और हम आने वाले टाइम तक भी उस कर्जे का इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाएंगे। इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अंदर सिर्फ 25,000 किसान इन्वॉल्व हैं, बाकी किसान इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं।
और कई लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि सरकार इनको एंटर क्यों नहीं होने दे रही दिल्ली के अंदर। गवर्नमेंट इसका रीज़न ये बता रही है कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना है, पिछली बार की तरह वायलेंस ना हो जाए। जैसे पिछली बार हुआ उसकी वजह से दिल्ली में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, इकोनॉमिक लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट का भी ये ऑर्डर है कि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होगा। तो ये रीज़न है कि सरकार किसानों को ट्रैक्टर्स के साथ एंटर नहीं होने दे रही। तो अब तक पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो पता लग गया होगा कि कौन कौन सी डिमांड किसानों की जायज़ है और मानने वाली है और कौन कौन सी नहीं। सरकार को किसानों के लिए एमएसपी की जगह कोई ऐसी स्कीम देखनी पड़ेगी जो उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे और इक्विटेबल तरीके से फ़ायदा दे, ना कि एमएसपी की तरह सिर्फ कुछ स्टेट्स के किसानों को फ़ायदा मिले। एमएसपी से खरीदे जाने वाली सरकार द्वारा फसल मोस्टली पंजाब और हरियाणा से खरीदी जाती है। 2022 के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फार्मर सोसाइट महाराष्ट्र के अंदर होती है, जो कि टोटल सोसाइट्स का 38% है, और सेकंड हाईएस्ट नंबर पे कर्नाटका, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। साउथ साइड में किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एमएसपी के अलावा कोई दूसरे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को करने चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, और साथ ही सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफाई हो, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जाए, ना कि सिर्फ चावल और गेहूँ। किसान दाल उगाए, ऑयल सीड्स उगाए, जिसके इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज हम ये फसलें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं जो कि हमें महंगी पड़ती हैं। तो सरकार को इन क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहिए जो किसान इनको उगाएं और उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स दें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।